सर्दी हल्की दस्तक दे चुकी थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवाओं के झोंके मन को छू रहे थे। अभी मैं कॉफी पीने के लिए अपने कमरे में बैठा ही था कि मेरी नजर पास रखी अपनी डायरी पर पड़ी। ना जाने क्यों मेरा दिल उस डायरी की तरफ खींचता चला गया। हाथों में डायरी लिए धीरे धीरे मैं उसके पन्ने पलटने लगा। कभी कोई बात बड़े चाव से पढ़ता तो कभी कोई चीज पढ़कर जोर से हंसने लगता। तभी अगले पन्नों के बीच दबी एक सालों पुरानी चिट्ठी मेरे आंखों के सामने आ गई। उसे देख दिल एकदम ठहर सा गया। इस चिट्ठी को देख मैं बनारस की यादों में खोने लगा और उन्हीं यादों में हंसती मुस्कुराती पायल मेरे दिलो दिमाग पर छाने लगी। पायल से मेरी पहली मुलाकात बनारस के घाटों पर हुई थी। उस समय मैं नया नया बनारस गया था। बचपन से ही मुझे घूमने का बहुत शौक था, इसलिए वहां पहुंचते ही मैं घाटों पर घूमने चला गया था। बैकग्राउंड में बजता भजन, चेहरे को चूमती हल्की हल्की हवा और साथ में गंगा मैया। मुझे और क्या चाहिए था। मैं घाट के सीढ़ियों पर बैठे बैठे आनंदित हो रहा था। तभी मैंने सोचा, नाव पर बैठ उस पार भी जाकर थोड़ा घूम लूं। बस झट से मैं किनारे लगी नाव पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब नाव पूरी भर गई तो चल पड़ी। आहिस्ते आहिस्ते मन रोमांचित हुआ जा रहा था। मैं इतना खुश था कि पानी को अपने हाथों से सहलाया जा रहा था। तभी मेरी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने झट से पानी में से हाथ खींच लिया और इधर उधर देखने लगा। चोर नजरों से मैंने फिर से उस लड़की को देखा। देखने में वह इतनी सुंदर थी कि एक बार में ही देखकर प्यार हो जाए, पर कमबख्त अभी भी वह मुझे देख बेपरवाह मुस्कुरा रही थी। मुझे कुछ शक हुआ। मैंने अपनी तिरछी नजरों से खुद को टटोला। तभी मैंने पाया कि मेरी पैंट की जिप खुली हुई थी। मैं एकदम शर्म से लाल हो गया। फौरन ही किसी तरह नजर बचाकर उसे बंद किया। कमबख्त आज बीच पानी में मेरी इज्जत पानी पानी हो चुकी थी। उस लड़की पर गुस्सा भी आ रहा था। साथ ही न जाने क्यों उसकी मुस्कुराहट दिल को पसंद भी आ गई थी। नाव उस किनारे लगते ही मैं उतरकर घूमने लगा। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, सुनो। मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़की थी। बिना कुछ और बोले झट से सॉरी बोल दिया। कोई बात नहीं कमबख्त, आज मेरी हर चीज खुली ही रह रही है, मैंने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा। वह खिलखिलाते हुए बोली, फिर भी मुझे हंसना नहीं चाहिए था। तभी मैं फटाक से बोल पड़ा, इसी बहाने आप मुस्कुराई तो आप मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। वह कुछ देर तक एकटक मुझे देखती रही। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह कुछ नहीं बोली, पर उसके होंठों पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई। लौटते समय थोड़ा अंधेरा हो चुका था। नाव पर सिर्फ 4 लोग थे, एक नवविवाहित जोड़ा और हम दोनों। वह मेरे ही बगल में आकर बैठ गई। नाव धीरे धीरे चल पड़ी। कुछ देर बाद नाव थोड़ी हिचकोले खाने लगी। मैं अभी कुछ समझ पाता कि उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया। उन नर्म हाथों के स्पर्श ने मेरे रोम रोम को रोमांचित सा कर दिया। मैं उसकी तरफ देखने लगा। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। मैंने बड़े प्यार से कहा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? कहीं फिर से कुछ खुला रह गया क्या? वह खिलखिलाकर हंसने लगी, बोली, नहीं, बस यूं ही। तुमने ही बोला था ना कि मैं मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हूं। इतना कहकर उसने अपना सिर मेरे कंधों पर रख दिया। मैं इस नए एहसास में खोता जा रहा था। दिल में नए जज्बात करवट ले रहे थे। धड़कनें पहली बार सीने में शोर मचा रही थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या कोई खूबसूरत सपना, परंतु जो भी था वह पल कल्पना से परे था। हवाएं उसकी जुल्फों से अटखेलियां कर रही थीं और मैं बस उनमें खोता जा रहा था। तभी नाविक की उतर जा भैया की आवाज ने मुझे डरा सा दिया। हम दोनों नाव से उतरकर घाट की सीढ़ियों से गुजरते हुए ऊपर जा पहुंचे। अभी भी उसका हाथ मेरे हाथों में ही था। तभी उसने कहा, चलो रबड़ी खाते हैं, उस दुकान पर यहाँ की सबसे अच्छी रबड़ी मिलती है। मैंने भी हामी भर दी। खाते खाते हम दोनों अपनी बातें साझा करने लगे। उसका नाम पायल था। बिल्कुल अपने नाम की तरह वह जहां से गुजरती खुशियों की आहट आसपास गूंज पड़ती। पूछने पर बताया कि वह यहीं की थी। घर बनारस ही था। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और बाकी समय में सिलाई और घर के कामों में मां का हाथ बंटाती थी। आज रविवार था, इसलिए फुर्सत में घूमने चली आई थी। कुछ देर और बात करने के बाद उसने कहा, अच्छा चलती हूं, मां देर से घर पहुंचने पर गुस्सा करेगी। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, फिर कब मिलेंगे? वह बिना कुछ बोले जाने लगी। आगे कुछ दूर बढ़कर उसने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अगले रविवार को यहीं पर, और हां, अगली बार कुछ खुला नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा।
अब हर रविवार का मैं बेसब्री से इंतजार करने लगा। उस दिन हम वहीं घाट पर मिलते, नाव में घूमते, रबड़ी खाते और कभी कभी पान भी। उसे पान खाते देख मेरी हंसी रुकती ही नहीं थी। वह पान मुंह में भरकर जब बात करती तो और प्यारी लगती। मैं पूछता, तुम्हारी माँ कुछ बोलती नहीं पान खाने को लेकर? तो बोलती, बनारस में रहकर पान से बैर? ना बाबा ना। वह हरदम पूछती, कितना प्यार करते हो हमसे? और हर बार मैं बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में जोर से भर लेता। फिर वह चुप हो जाती। कुछ देर बाद वह अपने घर लौट जाती और मैं अपने रूम पर। उसके साथ बिताए उन 3 घंटों को याद कर मैं हर दिन खुश रहा करता था। उसके साथ कब 1 साल गुजर गया पता तक न चला। कुछ दिनों में मैं घर जाने वाला था। कॉलेज में 2 महीने की छुट्टी होने वाली थी। 1 साल बाद मेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी और शायद नौकरी भी पक्की थी। इसलिए मैंने अपने और पायल के प्यार को शादी के बंधन में बांधने का ठान लिया था। सोमवार की सुबह ही मेरी ट्रेन थी, तो मैंने सोचा इस रविवार जब वह आएगी तब दिल की हर बात उसको बोल दूंगा। रविवार आते ही मैं वहां पहुंच गया। आज घर जाने के पहले उसे जी भर के देखना चाहता था। बाहों में भरकर बेइंतहा मोहब्बत करना चाहता था। घाट पर से जो भी लड़की गुजरती उसमें मैं उसे ही तलाश कर रहा था, पर वह आज कहीं दिख नहीं रही थी। शाम धीरे धीरे ढल गई, पर वह नहीं आई। हल्की रोशनी में मैं घाट किनारे बैठा सोचता रहा, आखिर वह आज क्यों नहीं आई? मन में कई सवाल दस्तक दे रहे थे, पर फिर मैंने सोचा 2 महीने की तो बात है, आकर भी तो बोल सकता हूं। यही सोचकर मैं वहां से निकल पड़ा। अगले दिन सुबह मैं ट्रेन पकड़कर घर के लिए निकल पड़ा। घर जाकर अच्छा लग रहा था, पर पायल की कमी भी बहुत महसूस हो रही थी। जैसे ही मेरा कॉलेज खुला मैं फौरन बनारस पहुंच गया। रविवार के दिन फिर से मैं वहीं उसका इंतजार कर रहा था, पर आज भी वो नहीं आई। तभी मुझे याद आया, घर जाने से पहले एक बार जब मैंने अपने रूम का पता उसे दिया था, उसी दिन उसने भी अपने घर का पता दिया था। बोली थी, जब रविवार के बाद भी मन ना भरे तो आ जाना, दिख जाऊंगी इस गली के नीले मकान में, फिर बताना कितना प्यार करते हो हमसे। मैं पर्स से वो पता निकालकर दौड़ पड़ा। पता नहीं क्यों आज उसे देखने की बेसब्री बढ़ चुकी थी। मैं बेचैन सा दौड़े जा रहा था। सांसें फूल रही थीं, पर कदम रोके नहीं रुक रहे थे। मैं जैसे ही उस गली में पहुंचा, मुझे कुछ अटपटा सा लगा। हर घर के बाहर अधनंगे कपड़ों में कुछ औरतें और कुछ लड़कियां बैठी हुई थीं। इशारों से मुझे बुलाने की कोशिश कर रही थी। मैं एकदम परेशान सा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो नीला मकान मुझे दिखा। मैं फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ा। नीले मकान के पास बैठी एक अधेड़ उम्र की औरत से जब मैंने पायल के बारे में पूछा तो उसने कहा, पायल से लेकर यहां सपना, स्वीटी, झुमकी सब मिलेगी। तू बता, पैसा कितना है तेरे पास? चिकने, उस हिसाब से मैं तय करती हूं। मेरे पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। वहां से पागलों की तरह भागा। भागते भागते मैं सोचे जा रहा था, कहीं ये बुरा सपना तो नहीं है। आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रूम पर पहुंचते ही मैं दरवाजा बंद कर बदहवास सा लेट गया। तभी दरवाजे से सटे कोने में धूल से लिपटी हुई एक चिट्ठी दिखी। शायद मेरे जाने के बाद दरवाजे के नीचे से किसी ने डाली थी। मैं फौरन उसे झाड़कर खोलने लगा। तारीख देखी तो लगभग 2 महीने पुरानी थी। चिट्ठी खोलते ही मुझे पायल का नाम दिखा। मैं दिल में मचे इस तूफान के साथ उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। राहुल, जब मैं तुमसे पहली बार मिली तभी मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं कौन हूं, पर कभी सच नहीं बता पाई। अपनी जुबान से तुम्हें यह सब बताने की हिम्मत नहीं हुई कभी। इसीलिए मैंने अपने घर का पता तुम्हें दिया था। शायद अब तक तुम्हें मेरा सच मालूम भी हो चुका होगा, पर पता है, जब तुमने हमारी पहली मुलाकात के दिन मुझसे कहा कि मैं मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हूं, तब पहली बार लगा कि जैसे किसी ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की है। नहीं तो लोग बस मेरे जिस्म की तरफ हवस की नजरों से ही देखते थे। पहली बार मुझे खुद के खूबसूरत होने का एहसास हुआ था। पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इज्जत और प्यार दिखा। जब भी तुमसे मिलती मैं यह भूल सी जाती थी कि मैं एक वेश्या हूं जो चंद रुपयों के लिए अपने जिस्म को किसी भी गैर मर्द के हाथों में सौंप देती है। करती भी क्या, बाबूजी बचपन में ही चल बसे थे। पिछले 3 सालों से मेरी मां अस्पताल में भर्ती है। रोज इतना पैसा मैं कहां से लाती? ऊपर से 2 बहनों की पढ़ाई का खर्चा कहां से जुटाती? अपने जिस्म की कुर्बानी देने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पर इस रविवार मेरी मां चल बसी। मैं अपनी बहनों को लेकर अब इलाहाबाद जा रही हूं। वहीं रहकर इनकी परवरिश करूंगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना।
तुमसे इतने दिनों तक झूठ बोलने के बाद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारे साथ बिताए प्रत्येक रविवार के 3 घंटे मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगी। तुम्हारा वह सच्चा प्यार मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। तुमसे बिछड़ने का गम तुमसे ज्यादा मुझे हो रहा है, पर अपने इतने बड़े सच को तुमसे छिपाकर अपनी नजरों में ही मैं गिर चुकी हूं। मैं भी दिल से लाचार हो चुकी थी। तुमसे बेहद प्यार करने लगी थी मैं। जब भी मैं तुमसे पूछती कितना प्यार करते हो हमसे, तो तुम अपनी बाहों में मुझे भर लेते। सच कहूं तो मैं हर दिन सोचती कि आज अपनी सच्चाई तुम्हें बता दूंगी, पर उन बाहों के घेरे को मैं खोना भी नहीं चाहती थी। कहीं तुम मेरा सच जान मुझे छोड़ ना दो। इसी वजह से अपनी सच्चाई छिपाती रही। अब हिम्मत नहीं है तुम्हारे सामने आने की। तुम हमेशा खुश रहो। मैं भगवान से दुआ करूंगी। मुझे भूल जाना। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी पायल खत पढ़ते पढ़ते आंसुओं से मैं भीग चुका था। उसे याद कर रोए जा रहा था। इस कड़वे सच को मैं हजम नहीं कर पाया था। अभी भी मेरे दिल में उसके लिए वही इज्जत थी। मैं उसे अब भी पागलों की तरह चाहता था। कुछ दिन बाद मैं इलाहाबाद भी गया, पर बिना उसके आशियाने का पता जाने उसे कैसे ढूंढता। लाख कोशिशों के बाद भी वह नहीं मिली। भारी दिल और नम आंखों के साथ मैं बनारस लौट आया। अब घाट भी जाना लगभग बंद ही कर दिया। जब भी रविवार आता एक उदासी मुझे घेर लेती। उसके साथ बिताए पलों को याद कर कभी रात की खामोशी में मुस्कुराते मुस्कुराते रो पड़ता। आज फिर से इस खत को पढ़ मैं रोए जा रहा हूं। चलो अब ये डायरी भी बंद कर देता हूं और ये खत भी। अपने टूटे दिल के टुकड़ों को समेट अब सो जाता हूं। आज रविवार है, वह आती ही होगी। अब उससे मुलाकात हमारी सपने में ही होती है। हम रबड़ी भी खाते हैं और पान भी। दिल चाहता है ताउम्र इसी नींद में रहूं। उसका साथ छोड़ने का दिल नहीं करता, पर सपने शायद टूटने के लिए ही बने होते हैं। सपनों में ज्यादा देर ठहरा नहीं जाता।